होता है कि ये बच्चा अक्लमंद है, ये बच्चा अक्लमंद नहीं है, या क्या खाने से अक्लमंद बन जाएगा? कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है, जबकि 90% पावर सबकॉन्शियस ज़्यादा पावरफुल है। और ख़ास करके हम गोल सेट करते हैं, जो सपने देखते हैं वो कॉन्शियस माइंड से देखते हैं, मगर वो पूरा करने का पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक ए जीनी, इट्स लाइक ए स्लीपिंग जायंट विद इन यू। अगर आपने ये जान लिया कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे आपके पास जादुई चिराग आ गया, चिराग को घिसो, जीनी को जगाओ और रौनक करो, ऐसी बात है। मगर लोगों को पता नहीं, इसलिए ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सबकॉन्शियस माइंड। पैसे कमा सकते हैं, हेल्थ अच्छी रख सकते हैं, समाज में बड़ा नाम कर सकते हैं, वीआईपी के साथ इन्फ्लुएंसिंग में ये हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। ये पैसा कमाने से सुखी नहीं होते। सीसीडी के मालिक ने सुसाइड किया, तो ज़्यादातर लोग एक ही गोल के पीछे भागते हैं, पैसा। उनको एक ही भ्रम रहता है कि बस पैसा कमाओगे तो सब सुख आ जाएगा। और देखिए, हम पेंट और शर्ट खरीदने को जाते हैं पसंद करने को, तो 2-4 घंटा मार्केट में घूम के लाते हैं। एक पेंट और शर्ट गलत आ गया तो कितना नुकसान होगा। मगर ज़िंदगी का गोल गलत हो गया, डिसाइड किया और 20-30 साल काम किया, बाद में पता चला कि ये तो मेरा गोल ही नहीं था। जो भी बोलते हैं बाहर की दुनिया वाले तो सुनते हैं, हमारे अंदर भी कोई सुनता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। बाहर वाले भूल जाएंगे, अंदर वाला भूलता नहीं है। हर चीज़ को लिटरली रहता है। तो भी 120 साल के तो बहुत सारे लोग यहाँ जीते हैं। मेरे एक फ्रेंड के अंकल है, अभी 122 साल के, अभी जिंदा है गुजरात के अंदर। बहुत ऐसे है, 156 ईयर का अभी तक का रिकॉर्ड है जो जिंदा रहे सर। अच्छा, 50 साल पहले तो हमको ये सिखाया जाता था कि 10% डिजीज़ आर साइकोसोमेटिक। साइको यानी माइंड एंड सोमा यानी बॉडी। मगर मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि 100% डिजीज़ आर साइकोसोमेटिक, इंक्लूडिंग कोरोना एंड कैंसर। मतलब पहले भगवान में पीछे भाग रहे हैं, इसके तो समझ ही नहीं रहे। तो ये सब पॉसिबल, अगर ये विज्ञान को हमने समझ लिया और उसको लाइफ में प्रैक्टिकल में लाया, तो सिर्फ थॉटफुल थिंकिंग से नहीं होगा। स्वागत है आप सभी का हमारे जेम्स टॉक के अगले एपिसोड के अंदर, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए हर बार नए जेम्स को। और आज हमारे बीच में एक ऐसे ही जेम हैं जो कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, जिनसे आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि वो ऑथर हैं 125 से भी ज़्यादा किताबों के। कैन यू इमेजिन 125 किताबों का ऑथर होना। लोग 125 किताबें पूरी ज़िंदगी में पढ़ नहीं पाते हैं, और 125 किताबें लिख देना अपने आप में ही एक विश्वसनीय सी बात लगती है। वो एक माइंड ट्रेनर हैं, डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस है 30 से ज़्यादा साल का सिर्फ डॉक्टरी के अंदर, और ट्रेनिंग में न जाने कितने सालों का एक्सपीरियंस उनके पास है। लाइफ कोच हैं, और आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आप लोगों को। तो तैयार हो जाइए डायरी पेन लेके, बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में आगे की तरफ और इनवाइट करते हैं हमारे बीच में जितेंद्र अड़िया सर को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वी आर सो ब्लेस्ड एंड सो हैप्पी टू हैव यू इन अवर शो। तो सर, सबसे पहले तो जैसे कि कहा कि ब्रेन माइंड की बात हो रही है, ज़्यादातर ऑडियंस को यही क्लैरिटी नहीं होती कि ब्रेन और माइंड के अंदर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड? देखिए, सिंपल डिफरेंस आज की भाषा में बोले तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है। विज्ञान की भाषा में बोले तो दिमाग है वो एक पदार्थ है, मैटर है, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। मैटर के साथ सब कुछ होता है। माइंड इज एनर्जी। एनर्जी को नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, नहीं काट सकते, नहीं ऑपरेशन कर सकते, नहीं नाश कर सकते। तो माइंड इज द सेंटर ऑफ एनर्जी एंड ब्रेन इज द हार्डवेयर, यानी बॉडी का एक पार्ट है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वाला। राइट। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जो व्हाट ब्रेन डज इज माइंड, मतलब जो दिमाग करता है वो माइंड है। नहीं नहीं, ब्रेन के अंदर माइंड रहता है। ब्रेन एक हार्डवेयर है, जैसे हाउसिंग होता है हमारा, ऐसा उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर रहता है वही माइंड है। दोनों एक दूसरे की जरूरत है। अगर हार्डवेयर नहीं तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, और सॉफ्टवेयर है मगर हार्डवेयर नहीं है तो कोई फायदा नहीं। राइट। तो अच्छा, इसमें मैं पूछना चाहूँगा सर कि कई बार ये लाइक हम लोग देखते हैं और सुनते भी हैं कि यार तू तो अकल से पैदल है, यार तेरे अंदर तो दिमाग नहीं है, या तेरे अंदर तो बुद्धि नहीं है। तो क्या वाकई में उसके अंदर वो दिमाग नहीं होता है? ब्रेन तो हार्डवेयर तो सभी के अंदर है, लेकिन ऐसा क्या होता है, मतलब सबके अंदर ये जो आईक्यू है या ईक्यू है, या ये सब अलग अलग होता है, या सब एक जैसे ही होते हैं, बाद में कुछ डिफरेंस आता है? तो सही बात कहा कि जिसको हम दिमाग नहीं है या कम दिमाग चलता है वो कहते हैं, वो आईक्यू के बारे में कहते हैं। और आईक्यू एक माइंड का एक पावर है, वन ऑफ द पावर है। तो जिसका आईक्यू कम रहता है उसको बोलते हैं तेरा दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं चलता है। बाकी माइंड के बहुत सारे पावर्स है।
राइट। तो ये आईक्यू लाइक कोई जेनेटिक होता है या क्या चीज़ मतलब क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे डिसाइड होता है कि ये बच्चा अक्लमंद है, ये बच्चा अक्लमंद नहीं है या क्या खाने से अक्लमंद बन जाएगा? नहीं, जेनेटिक फैक्टर तो होता ही है, और आयुर्वेद में तो शतावरी करके एक जो दवाई रहती है जो मेमोरी के लिए और उसके लिए रहती है। मगर बेसिकली आईक्यू उनके डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है, उनको कितना एक्सपोजर मिला है बच्चे को बड़े हुए, तो वो जितना ज़्यादा उन्होंने लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, जितना ज़्यादा पढ़ा, जितना दुनिया घूमा, ऐसे उनका आईक्यू बढ़ता जाता है। तो अगर कोई अपना आईक्यू तेज़ करना चाहता है तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उसको? वो तो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करते हैं आईक्यू, बट ज़्यादातर लोग आईक्यू के बारे में फ़िक्र करते हैं, मगर हमारे यहाँ 5 क्वोशंट होता है। होवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी बताई है कि हमारा एक ही एक क्वोशंट नहीं रहता है, 9 टाइप का इंटेलिजेंस रहता है, जिसको हम आईक्यू कहते हैं। वो इंटेलिजेंस क्वोशंट वो है हमारा लॉजिकल इंटेलिजेंस। तो हम क्या सोचते हैं कि कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, अच्छा मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो बुद्धू है, कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, उसका वो क्वोशंट कम है जिसको इंटेलिजेंट क्वोशंट कहते हैं, और लॉजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। बट यू कैन बिकम ए आर रहमान, क्योंकि उसका म्यूजिकल क्वोशंट ज़्यादा हो सकता है। अगर काइनेस्थेटिक क्वोशंट ज़्यादा है तो विराट कोहली भी बन सकता है। सचिन तेंदुलकर का देखो 10th में फेल था, मगर उसका काइनेस्थेटिक क्वोशंट अच्छा था तो क्रिकेट के भगवान बन गए। तो ऐसा होता है। तो होवर्ड गार्डनर की थियरी जिसमें उसको नोबेल प्राइज़ मिला है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी। तो हर पेरेंट्स को ये कहना है कि आपका बच्चा शायद आईक्यू कम है तो चिंता मत करिए। और भी 8 ये होते हैं जिसके हिसाब से अगर वो प्रोफेशन में गया तो विराट कोहली बन सकता है या रहमान बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। राइट। तो ये काइनेस्थेटिक क्वोशिएंट क्या होता है पहला? जिसमें बॉडी से वो अच्छा काम ले सकता है, हाँ। बॉडी को ट्रेन करके अच्छा काम ले सकते हैं। ये स्पोर्ट्स में जो होते हैं वो सभी काइनेस्थेटिक क्वेश्चन ऊंचे रहते हैं, उनका होता है ऐसा। तो एक पेरेंट्स कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि उनके बच्चे का कौन-सा क्वोशिएंट जो है सब टेस्ट होती है उसके, सब टेस्ट होती है? सब टेस्ट होती है। कौन सा क्वेश्चन उसका अच्छा है, वो हिसाब से उनको प्रोफेशन में भेजना चाहिए। तो ये टेस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर साइकोलॉजिस्ट के पास होता है, नेट पे भी सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वहाँ से आइडेंटिफाई होगा और उसके अकॉर्डिंग वो अपने लाइफ के अंदर उनके हिसाब से उसको करियर में भेजना चाहिए। ऐसा है। अभी सचिन तेंदुलकर पढ़ने में जाता तो मुश्किल से ग्रेजुएट बनता था, मगर उसने छोड़ दिया और इसमें चला गया। अब क्रिएटिव क्वेश्चन एक होता है और क्रिएटिव इंटेलिजेंस होता है। अब स्टीव जॉब भी कॉलेज का ड्रॉप आउट था, मगर उसने कितनी रिसर्च की, देखो आईफोन से लेकर हर चीज़ उनका ही आइडिया है। तो अगर क्रिएटिव क्वेश्चन अच्छा है तो उनको वही लाइन में जाने देना चाहिए। तो सर अगला सवाल मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा ब्रेन है वो बोला जाता है कि बहुत ही पावरफुल है, माइंड इज़ वेरी पावरफुल। सो हाउ आवर ब्रेन एंड माइंड क्रिएट्स अवर रियलिटी, ये हमारी रियलिटी को कैसे क्रिएट करता है या कैसे अफेक्ट करता है? कोई भी इंसान आज जो भी है, क्या वो अपने थॉट्स की वजह से, माइंड की वजह से, विचारों की वजह से होता है? और कैसे ये सब होता है? यस, पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को भगवान ने अलग पावर दी है, सबकॉन्शियस माइंड को अलग दिया है। कॉन्शियस माइंड के पावर की बात करें तो थिंकिंग, लॉजिक, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जजमेंट, सिलेक्शन, डिसीजन, एक्शन, इवन आईक्यू, ये भी कॉन्शियस माइंड का पावर है। तो ये कॉन्शियस माइंड का पावर है। वैसे क्वेश्चन और भी एक्चुअली 5 और क्वेश्चन भी है। इंटेलिजेंस 9 टाइप के है और क्वेश्चन 8 टाइप के हैं। एक है आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन, दूसरा होता है ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन, तीसरा होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, चौथा होता है एडवर्सिटी क्वेश्चन, एडवर्स कंडीशन में आप कैसे आगे निकलते हैं, और फिर क्रिएटिव क्वेश्चन। ऐसे 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो हमें सिर्फ इंटेलिजेंस क्वेश्चन की फिक्र नहीं करनी है, बाकी के क्वेश्चन की है। सिर्फ इंटेलिजेंस क्वेश्चन अच्छा है और बाकी क्वेश्चन कम है तो जिंदगी भर किसी की नौकरी करेगा, आईएएस बन के शायद, है ना? तो हमें बच्चों का ये भी देखना है कि उनके और बाकी क्वेश्चन कैसे है, और सभी का अगर सभी क्वेश्चन अच्छे रहे ना, वो इंसान अच्छा बनता है। आपने देखा होगा बहुत सारे इंटेलिजेंट अभी आज पॉलिटिक्स में बहुत दिल्ली में चर्चा में है, जिनको आप जानते हैं, बहुत ही आईएएस आईआरएस कितनी डिग्री लिया है, उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफकोर्स गुड है, बट देखो फिर भी फेलियर है, बहुत मुश्किलों में है क्योंकि बाकी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना? ये तो कॉन्शियस माइंड आपने बताया सर। हाँ, तो कॉन्शियस माइंड के पावर था, सबकॉन्शियस माइंड के पावर अलग है। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है, जबकि 90% पावर सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस ज़्यादा पावरफुल है। ज़्यादा पावरफुल है। और ख़ास करके हम गोल सेट करते हैं, जो सपने देखते हैं वो कॉन्शियस माइंड से देखते हैं, मगर वो पूरा करने का पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। कि सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक ए जीनी, इट्स लाइक ए स्लीपिंग जायंट विद इन यू। अगर आपने ये जान लिया कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इस्तेमाल करना है,
जैसे आपके पास जादुई चिराग आ गया, चिराग को घिसो, जीनी को जगाओ और ऑर्डर करो, ऐसी बात है। मगर लोगों को पता नहीं, इसलिए ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं। जब से मैंने ये जाना तब से मेरे जीवन में स्ट्रगल नहीं है। जो मुझे चाहिए मेहनत करके आसानी से मिलता है। स्ट्रगल नहीं करता हूँ, मेहनत करता हूँ। कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको सबकॉन्शियस माइंड का पावर ही पता नहीं। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, अगर आपको स्ट्रगल से निकलना है, नॉर्मल मेहनत से सब कुछ पाना है, तो लर्न द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो जादुई चिराग की कहानी है वो आपकी कहानी है। इसमें जो चिराग है वो हमारा दिमाग है, उसमें अलादीन है वो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड जीनी है। अगर आपने ये जान लिया कि चिराग को कैसे घिसना है, जीनी को कैसे जगाना है और कैसे ऑर्डर देना है, तो हर चीज़ लाइफ में बनती है। जैसे मैंने तो सोचा उससे बहुत गुना मिला। मैंने इतना सोचा ही नहीं था। मैं 65 ईयर्स में पायलट बना, कोई सोच सकता है? 73 ईयर्स में मैंने स्काई डाइविंग किया अमेरिका में, 73 ईयर्स में। अब मैं 75 का हूँ, तो ये सब अभी भी मैं करता रहता हूँ। ये गुनी कंपनी मैंने 70 में स्टार्ट किया, 5 साल पहले स्टार्ट किया। एक नया स्टार्टअप मैंने 70 ईयर्स में स्टार्ट किया। तो ये सब होता है जब आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जानते हो, तो ये सब कुछ होता है। और मैंने बचपन में ऐसा देखा करता था कि यार प्लेन में कभी बैठूँ, उड़ाने का तो मैंने सोचा भी नहीं था। 65 ईयर्स में पायलट बना, आई एम ए हॉबी पायलट। मैं शौक से प्लेन उड़ाता हूँ। ये मैनिफेस्टेशन सबकॉन्शियस माइंड से हुआ, राइट। जो मैंने अनजाने में तो किया है। कैसे किया ये आपने और लोग कैसे कर सकते हैं? अपनी सबकॉन्शियस की पावर को कैसे पहचान के और कैसे जगाया जाए इसको? यस, मैं वही कहता हूँ कि पहली बात तो मान लो कि जो आपको चाहिए वो ला सकता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सबकॉन्शियस माइंड। पैसे कमा सकते हैं, हेल्थ अच्छी रख सकते हैं, समाज में बड़ा नाम कर सकते हैं, वीआईपी के साथ इन्फ्लुएंसिंग में ये हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। अभी देखो मैं मुझे लगता था बचपन में कि मुझे बहुत फेमस होना है, सब लोग मुझे पहचाने। अब यहाँ तक है कि मोदी साहब सिर्फ नाम से नहीं, मुझे मेरा गोल भी उनको पता है, नरेंद्र मोदी साहब को। अब इससे बढ़िया क्या चाहिए कि देश का पंत प्रधान जितेंद्र अड़िया का नाम नहीं, काम नहीं, गोल के बारे में भी जानते हैं। नाम काम तो जानते ही है, उसने मेरी प्रेरणा का जन्म पढ़ी है। तो और लोगों को बताया कि जितेंद्र अड़िया का गोल ये है। अब देखिए, तो इतना बड़ा नाम हुआ। पैसा मैंने सोचा था उससे अनेक गुना मिला। इतने सारे कंट्री में घूमा मैं, मोर देन 45 कंट्रीज़ में है। किराए के घर में, पत्थर के घर में रहता था मैं, उसमें से अभी अहमदाबाद में और न्यूयॉर्क में मेरा घर है। दुनिया घूमता रहता हूँ। तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड से हुआ। जो मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी पहले पढ़ी थी 40 साल पहले, तब मैं इम्प्रेस हुआ था। तब मुझे विजुअलाइजेशन एफर्मेशन का पावर पता चल गया था। मैंने शुरू किया और मेरे लाइफ में बदलाव आना शुरू हुआ। फिर मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया, लोगों को अच्छा भी लगा और लोगों को रिजल्ट मिला। थोड़ा-सा कैसे सिखा दीजिए सर, अभी हाँ जी। बता सकते हैं? तो सबसे पहले तो जीवन में अपना गोल सेट होना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि गोल क्या होता है और गोल कैसे सेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्टूडेंट को मैं बोलूँ तेरा गोल क्या है, तो बोले डॉक्टर बनना। मैं पूछता हूँ फिर 22 साल में तो डॉक्टर बनेगा, फिर क्या करेगा? बोले पता नहीं। यानी डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना ये गोल नहीं है, ये कैरियर है। एंड कैरियर इज़ अ पार्ट ऑफ योर गोल और पार्ट ऑफ योर लाइफ। गोल यानी हमारा एक ऐसा सपना जो आज से 10-20 साल के बाद वो सब सपने जब पूरे हो जाए, तब जो हम जीवन चाहते हैं उसका कंप्लीट ब्लूप्रिंट होना चाहिए। तो मैं ये सिखाता हूँ, हमारे 4 टाइप के गोल होने चाहिए। फिजिकल गोल, मेंटल गोल, सोशल गोल, स्पिरिचुअल गोल। एक ही गोल के पीछे भागेंगे तो सुब्रता या झुनझुनवाला जैसी हालत होगी। बस पैसा, 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 और फिर जेल में जाओ या ये करो, आसाराम जी का देख रहे हैं। तो हमारा बैलेंस में लाइफ होना चाहिए, और लाइफ बैलेंस में तब होता है जब आप चारों टाइप का गोल रखते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी बैलेंस में हैं, जिनका अच्छा, सऊदी भाई धोड़किया का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने 1200 कार गिफ्ट दिया था। यस। अभी लास्ट मंथ उनके बेटे की शादी में मैं गया था। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, 4 किताब पढ़े हुए हैं, अरबोपति बन गए। मोदी साहब उनके शादी में आए थे, गौतम अदानी आए थे, और इतना। तो उनका लाइफ इतना बैलेंस में कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी रिलेशनशिप अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, पैसे बहुत है, नाम बड़ा है, ये सब कुछ। 30 साल से मेरे स्टूडेंट है, वो मुझे फॉलो करते, दुनिया को बताते हैं कि डॉक्टर अड़िया से मैं सब कुछ सीखा हूँ। अभी शादी में भी मेरी सबसे इंट्रोडक्शन ही करवा देते हैं कि मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा इनसे सीखा हूँ, सऊदी भाई धोड़किया ने। तो कहने का मतलब है कि ये सीखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पैसा कमाने से सुखी नहीं होते हैं। सीसीडी के मालिक ने सुसाइड किया, है ना? तो ज़्यादातर लोग एक ही गोल के पीछे भागते हैं, पैसा। उनको एक ही भ्रम रहता है कि बस पैसा कमाओगे तो सब सुख आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अभी मैं जिसका काउंसलिंग करता हूँ, पैसे का ही भाई-भाई में झगड़ा है, सोच लो आप। बड़ा झगड़ा चल रहा है, जो सॉल्व होना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। तो सिर्फ पैसा सुख भी देता है, मगर जब ऐसी बात आती है तो दुःख का कारण भी बनता है। ऐसा होता है। राइट। तो सर तो हाँ, और गोल की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को गोल के बारे में कोई सिखाता ही नहीं, स्कूल कॉलेज वाले। गोल यानी कैरियर,
नहीं, कैरियर इज़ नॉट गोल, कैरियर इज़ अ पार्ट ऑफ योर गोल। तो मेरे ख्याल से आपके माध्यम से भी गोल के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अमेरिका की एक टॉप यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के टाइम पे सर्वे किया गया, उनको पूछा गया स्टूडेंट को कि ना व्हाट इज़ योर प्लान 10 ईयर्स और 20 ईयर्स डाउन द लाइन, बताओ। तो ओनली 3% ऑफ द स्टूडेंट कुड टेल एग्जैक्टली कि उनका गोल क्या है और क्या करने वाले हैं। 97% अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पता नहीं था आगे भविष्य क्या है। ये हालत होती है। हिंदुस्तान का तो शायद उससे भी बुरा हाल होगा। तो सबसे पहले तो हमारे यूथ को गोल के बारे में बताना ज़रूरी है कि गोल क्या होता है, कौन-सी उम्र में होना चाहिए, गोल के कंपोनेंट क्या होना चाहिए, कैसे ढूँढना चाहिए। लोगों को नहीं पूछना है, अपने आप को पूछना है, सब कुछ अंदर है। तो मैं लोगों को यही सिखाता हूँ। और देखिए, हम पैंट और शर्ट खरीदने को जाते हैं पसंद करने को, तो 2-4 घंटा मार्केट में घूम के लाते हैं। एक पैंट और शर्ट गलत आ गया तो कितना नुकसान होगा। मगर ज़िंदगी का गोल गलत हो गया, डिसाइड किया और 20-30 साल काम किया, बाद में पता चला कि ये तो मेरा गोल ही नहीं था, तो फिर कितनी ज़िंदगी कितना बड़ा नुकसान है। 20-30 साल आपने उसके ऊपर काम किया और अब लगता है कि ये तो मैं गलत गोल पे काम कर रहा था। तो सबसे बड़ी देश की सेवा तो उसमें करनी है कि गोल के बारे में लोगों को जगाएँ, खास करके युवा लोगों को। एक बार गोल क्लियर हो गया और उनको पावर ऑफ माइंड के बारे में पता चल गया, खास करके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इस्तेमाल करना है, फिर दुनिया ही बदल जाएगी उनकी। मेरी तरक्की जो भी हुई ये सबकॉन्शियस माइंड को जानने के बाद। 40 साल के पहले मैं आई वाज ऑर्डिनरी डॉक्टर ओनली, कुछ लाइफ में बड़ा कुछ काम नहीं किया था। जैसे जैसे मैंने किताबें पढ़ी, हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस होने लगे, तो मेरा जीवन बदल गया पूरा का पूरा। कभी सोचा भी नहीं था इतना बदल गया, पॉजिटिव वे में ऐसा। तो यही लोगों को सिखाना है। अब जैसे मैं बता रहा था, पहले अपना गोल सेट करिए, फिर गोल को पाने के लिए प्लानिंग करिए। एक्चुअली प्लानिंग दोनों माइंड करते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इज़ अ ह्यूमन माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ डिवाइन माइंड। तो कॉन्शियस माइंड से प्लानिंग होता है वो ह्यूमन प्लानिंग होता है, सबकॉन्शियस माइंड से प्लानिंग होता है वो डिवाइन प्लानिंग होता है। तो बड़े-बड़े प्लानिंग सबकॉन्शियस माइंड से करवाए, छोटा प्लानिंग जैसे अभी मैं कर जाऊँगा तो टैक्सी से जाऊँ या ट्रेन से जाऊँ, वो छोटा प्लानिंग है, उसमें सबकॉन्शियस माइंड की ज़रूरत नहीं है। आज रात को कौन-सी होटल में खाना है, कैसे जाना है, वो छोटा प्लानिंग है। बट बड़े-बड़े प्लानिंग सबकॉन्शियस माइंड के पास दीजिए, मैं बड़े सब प्लानिंग सबकॉन्शियस माइंड को देता हूँ और ज़बरदस्त करके देता है। कैसे डिफरेंशिएट करें कि कॉन्शियस को दे रहा हूँ मैं, सबकॉन्शियस को दे रहा हूँ? उसका तरीका है देने का, कैसे? उसका तरीका है, तो सबकॉन्शियस माइंड के पास साथ कनेक्ट करो और फिर इसको उनको जो लैंग्वेज समझती है वो लैंग्वेज में उनको बताओ। क्या-क्या लैंग्वेज समझते तो एक और बता दूँ कि सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज़ अ प्रोग्रामर। तो अभी हमें जो रिज़ल्ट मिला है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी जो प्रोग्राम हो चुका है, उसकी वजह से मिल रहा है। अगर हमें रिज़ल्ट बदलना है, तो हमें प्रोग्रामिंग बदलना पड़ेगा, जिसमें कॉन्शियस माइंड का रोल आता है। अब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है, जैसे हमारे यूजुअल कंप्यूटर में होती है। सबकॉन्शियस माइंड इज़ ऑल्सो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। तो उसकी 5 लैंग्वेज है। एक है इंटेंशन, एक इरादा करो, संकल्प। पावर ऑफ इंटेंशन करके एक वाइन डायर की किताब है। जब आपका इरादा बुलंद रहता है ना, तो वो चीज़ आपके जीवन में बनती है। तो एक इंटेंशन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरी है आइडेंटिफिकेशन, यानी यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद ए पर्सन whom यू वांट टू बिकम। जैसे मान लो मेरा रोल मॉडल एंथनी रॉबिन्स है, तो मैं एंथनी रॉबिन्स को मेरा रोल मॉडल बना लूँ और विजुअलाइज़ करना शुरू करें कि मुझे एक दिन उनके जैसा बनना है, तो वो आइडेंटिफिकेशन की लैंग्वेज, यूनिवर्स को मैंने बता दिया मुझे उनके जैसा बनना है। तो इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तीसरी लैंग्वेज होती है विजुअलाइजेशन। जैसे टीवी का स्क्रीन रहता है, भगवान ने यहाँ पे हमें मेटल स्क्रीन दिया है, आप आई को बंद करके ऊपर देखोगे तो यहाँ एक स्क्रीन दिखेगा, मेटल स्क्रीन। वहाँ आपको कल्पना चित्र देखना है, यानी इमेजिन करना है, यानी विजुअलाइज करना है। साइंटिफिक वर्ड इज विजुअलाइजेशन। जो भी चित्र है यहाँ मेंटल स्क्रीन पे आता है, वो आपके जीवन में हकीकत बनती है, आज नहीं तो कल बनती है। और बहुत सारे लोग पैदा हुए तब से विजुअलाइज कर रहे हैं, मगर उनको पता नहीं था। इसको कहते हैं विजुअलाइज बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे मैं छोटा था तो मैं हाथ में थाली लेके ऐसा घुमा करता था। मेरी माँ पूछती थी क्या कर रहा है, मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ, जबकि हाथ में थाली था। गाड़ी का स्टीयरिंग को विजुअलाइज करता था और आ गई मेरे पास गाड़ी, है ना। तो बचपन से लेकर हमने बहुत सारा विजुअलाइज किया, मगर तब पता नहीं था कि ये साइंटिफिक प्रोसेस है और इसलिए हमने कभी सही विजुअलाइज किया, कभी गलत किया। तो आजकल लोगों की ज़िंदगी क्या है, कभी खुशी कभी गम, क्योंकि गलत विजुअलाइज का भी रिजल्ट मिलता है, सही विजुअलाइज का भी मिलता है। तो अब एक बार आप विजुअलाइज का पावर जान लो, तो आप देखोगे कि उसको साइंटिफिक कर लो। बच्चों को 2 ही चीज़ मैं तो बोलता हूँ सिखाने की ज़रूरत है। एक तो उनको गोल सेटिंग में हेल्प करने की ज़रूरत है
और उनको पावर ऑफ विजिलेंस सिखा देने की ज़रूरत है। फिर बच्चे को कोई हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है वो कहाँ जाना चाहता है, कब जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है, और विजिलेंस करना सीखा तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, जो ओम शांति ओम का डायलॉग है वो, है ना। तो तीसरी लैंग्वेज है विजुअलाइन। मैंने किताब लिखी है एक विजुअलाइन के ऊपर। एक कंपनी है शेख शॉप करके, उसने 5 लाख कॉपी खरीदी है, 5 लाख। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक ही ऑथर की, एक ही टाइटल की बुक एक ही आदमी ने 5 लाख खरीदी हो, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। प्रेरणा का जन्ना मेरा प्रोग्राम भी उन्होंने 5 लाख खरीदा है साथ में। क्या बात है, डीवीडी उसकी। तो कहने का मतलब है कि विजुअलाइजेशन के बारे में जितना हिंदुस्तान में लोग जानेंगे, साइंटिफिक, एक होता है विजुअलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट और दूसरा होता है बाय डिज़ाइन। तो अब हमें बच्चों को ये सिखाना है कि बाय डिज़ाइन, यानी डिसाइड करो क्या विजुअलाइज़ करना है, सिस्टमैटिकली सबकॉन्शियस माइंड्स के साथ बैठ के बातें करो, कम्युनिकेट करो, उनको आपके सपने दिखाओ, और एक बार उनके पास सपने पहुंच गए, फिर वही आपके लिए प्लानिंग करेगा, डिवाइन प्लानिंग आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, और वो उसके ऊपर आप अपॉर्चुनिटी को पहचान के एक्शन लोगे तो रिजल्ट मिलेगा। तो ये पूरा साइंस है। तो ये एक विजुअलाइजेशन है, वो थर्ड लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग की है। चौथी लैंग्वेज है एफर्मेशन, जो डेली हम जो भी बोलते हैं, बाहर की दुनिया वाले तो सुनते हैं, हमारे अंदर भी कोई सुनता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। बाहर वाले भूल जाएंगे, अंदर वाला भूलता नहीं है, हर चीज़ को लिटरली लेता है। एफर्मेशन, आपने लुई से की किताब पढ़ी होगी, यू कैन हील योर लाइफ, ज़्यादा एफर्मेशन की है। वही आइडिया लेके मैंने मन की प्रार्थना करके बनाई है एक, जो पूरे एफर्मेशन से, जो मैंने यूट्यूब पे फ्री में रखी है, कितने लाख लोगों ने देखी है, वो आधे घंटे की है। तो डेली जो मन की प्रार्थना करता है उनके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आता है, क्योंकि वो डेली एफर्मेशन की भाषा से अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग करता है। कोई 3 अफ़र्मेशंस आप बता सकते हो सफल हो जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? जो वर्ल्ड का बेस्ट एफर्मेशन है, जो एमिली कू नाम की साइकोलॉजिस्ट ने वियना ऑस्ट्रिया में डिवाइस किया था, जो आज तक का वर्ल्ड का बेस्ट है। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मेरी प्रगति होती जा रही है। ये सेंटेंस अगर दिन में सुबह स्पेशली उठ के 3 बार बोलोगे, देखो आपके जीवन में जादू हो जाएगा। जो लोग करते हैं उनका सबका रिजल्ट मुझे पता है कि कितना अच्छा होता है। तो ये हो गई हमारी चौथी लैंग्वेज। और पांचवी लैंग्वेज है लैंग्वेज ऑफ फीलिंग। अभी आपको धनवान बनना है तो आपको फील करना है कि आप ऑलरेडी धनवान बन चुके हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर में जाना है जहाँ आपको वो फीलिंग फील होती है। मुझे याद है, ये सब साइंस मालूम नहीं था, मगर मैं छोटा था तो राजकोट में रहता था, और मुझे बम्बई जाने का पहला मौका मिला था जब मैं 15 साल का था। तब मैंने बम्बई की ताज होटल के बारे में बहुत सुना था कि वहाँ फिल्म स्टार आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, हमें तो जाने का चांस ही नहीं मिलता है। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ, यार मुझे कभी ताज जाना है। तो पहली बार बम्बई गया तो 60 साल पहले, तो मेरे फादर ने 10 रुपीज़ पॉकेट मनी दिए थे, मैं मौसी के घर पर रुका था। तो मैं सोचा पहला तो खर्चा मैं ताज में जाके करूँगा। मैं पूरा जान लिया, मैं बोरीवली में रुका था, वहाँ से मैंने 1-2 दिन सब कुछ जाके जान लिया। फर्स्ट विजिट में मैं बोरीवली से ट्रेन लिया, चर्चगेट गया, चर्चगेट से चलते चलते मैं ताज होटल ढूंढते पहुँच गया। और मैं कभी चप्पल के अलावा शूज़ पहने नहीं थे, मगर बम्बई गया तो शूज़ लिया, पैंट लिया। मैं पायजामा पहनता था, चड्डी पहनता था, तो पैंट पहना। फिर वो चौकीदार खड़ा था, थोड़ा हिम्मत करके अंदर गया। अब क्या करूँ पता नहीं, रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, 3-4 रेस्टोरेंट है, कहाँ घुसूँ। तो एक काफ़े दिखा मुझे, उसमें चला गया, बैठा। मेनू क्या होता है मुझे पता नहीं, वो टाइम पे मेरा एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं था, पहली बार इतने बड़े सिटी में गया था। राजकोट तब छोटा था। मेनू देखा, राइट साइड में देख रहा था मेरे पॉकेट के हिसाब से क्या है, तो 5 रुपये की चाय मिलती थी 60 ईयर्स पहले। मैं फील अच्छा कर रहा था, 20 लोगों के बीच में अकेला बैठा था। बेटर है क्या दूँ? बोला एक चाय लेके आओ। बोला सर्विस टी और रेडी टी। अब मैंने सर्विस टी नाम भी नहीं सुना था। हाँ, सोचा कोई नई टाइप की चाय होगी, मैंने सर्विस टी। तो लाया दूध और चाय और अलग अलग सिगर और ये। अब इसको पीना कैसे हो, तो हम रेडी चाय की आदत थी। तो सामने कोई यूरोपियन कपल बना के पी रहा था, मैंने उनको थोड़ा ऑब्जर्व किया और मैंने बना के पिया। अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जिनको रेडी चाय की आदत रहती है वो नहीं रहती है। फिर उठ के 5 रुपया दे के टिप के, तो पैसे थे नहीं, दे के हिम्मत से निकल गया। इतना अच्छा लगा, तो आई वॉज फीलिंग रिचनेस वो टाइम पे। मुझे पता नहीं था मैं यूनिवर्स को कमांड दे रहा हूँ। तो 2 अक्टूबर 2002 को ये सौजे भाई जोड़किया, जो सूरत के डायमंड मर्चेंट है, उन्होंने मेरा प्रोग्राम ताज में क्रिस्टल रूम में रखा, जहाँ 500 डायमंड के बिजनेसमैन आए थे, डिनर के साथ रखा, सिर्फ मुझे प्रमोट करने के लिए। तब मैंने एक किस्सा बताया कि आज से 50 साल पहले मैं यहाँ पे
रिचनेस फील करने के लिए मैं 5 रुपए की चाय पीने आया था। फिर अभी 1 साल पहले मैं बम्बई गया तो मुझे वही फिर से फ़ील करना था, तो वही ताज में, वही कैफ़े में, वही टेबल पे बैठ के मैंने 750 रुपए की चाय पी। अभी 750 चार्ज है उसका, जो मैंने 5 रुपए में 60 साल पिए थे तब, और याद कर रहा था। तो दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वो फीलिंग फीलिंग। रिचनेस फ़ील करिए, तो फीलिंग एक लैंग्वेज है। यहाँ की मेरी एक स्टूडेंट है निष्ठा रेमला करके माइंडफुल की, वो टाइम पे मेरे बम्बई में साथ में थी। लच्छल में पहला विजिलाइन किया था, वहाँ लेके जाता हूँ, जहाँ मैंने 5 रुपए की चाय पी थी। हम दोनों ने बैठ के वहाँ पिया था ऐसा चाय के। देखो ये जगह थी जहाँ से मुझे रिचनेस का फीलिंग फ़ील हुआ था। तो मतलब जब गोल सेट करते हैं तो उसके साथ फीलिंग एसोसिएट कर दें, फीलिंग है सोच समझता है हमारा सबकॉन्शियस। जैसे कोई गाड़ी लेनी है तो इमेजिन करें कि पेरेंट्स के साथ हैं, वाइफ के साथ हैं, वहाँ फीलिंग आती है, राइट? यस। और मैं बताऊँ, बचपन में मैंने मर्सिडीज़ के बारे में बहुत सुना था। तो राजकोट में कोई नहीं थी, मगर मुझे देखना था, तो बम्बई गया तो मुझे 2 ही सपने थे, फ़िल्म स्टार को देखना और मर्सिडीज़ को देखना। बाकी कुछ इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं वो मरीन लाइन्स की दीवार है वहाँ पे जाके एक दिन बैठ गया सुबह शाम तक। एक आने के चने मिलते थे कॉर्न के अंदर। पूरा दिन बैठ के खाते-खाते मर्सिडीज़ को देखता था, वो रोड से बहुत निकलती थी। और हर गाड़ी के अंदर झाँकता था कि कोई फ़िल्म स्टार तो नहीं जा रहा है ऐसा। पूरा दिन निकाला। मुझे पता नहीं था कि मैं फीलिंग के साथ विजुअलाइज़ कर रहा हूँ। मर्सिडीज़ यहाँ पे घुस गई। बात को मैं भूल गया। हमारे घर में साइकिल भी नहीं थी। 1985 में मैं सऊदी अरेबिया में मुझे जॉब मिली एज़ अ डॉक्टर, मेडिकल एमडी करने के बाद गया। वहाँ मुझे गाड़ी की ज़रूरत पड़ी। दिल्ली का एक गंगाराम हॉस्पिटल का सतीश शर्मा करके एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन मेरे 1 साल पहले आया था, दोस्त बन गया। तो उसने देखा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है और मुझे मुश्किल हो रही है। बोले डॉक्टर भैया चलो हम आपके लिए गाड़ी लेके आते हैं। मैंने मेरा तनख्वाह नहीं आई कैसे लाएँगे? बोले मैं उधार देता हूँ पैसा, बाद में रिटर्न कर देना। तो मैं उनकी बातों में आके चला गया। मार्केट में गया तो सिर्फ़ मुझे मर्सिडीज़ पसंद आई। जाके एक्साइट हो गया। बोला यार सतीश क्या गाड़ी है? बोले ले ले। मैं क्या पागल मर्सिडीज़ थोड़ी खरीद सकता हूँ। बोला पूछ तो सही। तो पूछा तो 15,000 रियाल उसने बोला, और मेरी तनख्वाह 6,000 रियाल की थी एग्रीमेंट के हिसाब से। बोला 2.5 महीने के सैलरी में मर्सिडीज़ आती है, मैं बोला ले लेता हूँ। तो उसने मुझे 15,000 रियाल उधार दिए और वो मर्सिडीज़ लेके आया। पूरे गाँव में फैल गया कि एक नया डॉक्टर आया है इंडिया से, पहले दिन उसने मर्सिडीज़ खरीद दिया। मेरी लाइफ़ की पहली कार मर्सिडीज़ थी। सोच लो, जो मैंने 1 लाख किलोमीटर सऊदी अरेबिया में चलाई। तो ये पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट किया था, तब मुझे पता भी नहीं था कि विजुअलाइज़ेशन से कभी हकीकत बनेगी। तो ऐसे-ऐसे मेरे लाइफ़ में एग्ज़ाम्पल है कि हम सोच भी नहीं सकते। एक बार फ़ॉरेन जाने का विजुअलाइज़ेशन किया था, मैं 50 बार गया। 50 बार मैं फ़ॉरेन गया, तो ये मल्टीपल टाइम मतलब जब हम कुछ विजुअलाइज करते हैं तो वो माइंड में जाके बैठ जाता है और फिर माइंड उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए पूरे कायनात उससे मिलाने की कोशिश में लग गया थी, जिसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं इंग्लिश में। और मैनिफेस्टेशन दूसरी बात है कि एफर्मेशन का एग्जांपल दूँ। मैं छोटा था ना, गरीब घर में रहता था, मगर मैं बहुत फेंकता था, बोलते हैं ना फेंकने का। तो मैं बड़ा होके ये करूँगा, धनवान बनूँगा, बड़े-बड़े मेरे दोस्त होंगे, मेरा घर एकदम लग्ज़रियस होगा, मैं फ़ॉरेन घूमूँगा, ऐसे। तो मुझे सब फेंकू कहते थे। हम अंग्रेजी में फेंकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मैं सबसे बड़ा फेंकोलॉजिस्ट था। और लोग मुझे सेक्चुअली कहते थे, बैंकोलॉजिस्ट कहते थे, फेंकू कहते थे। मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, मैं वो ख़यालों की दुनिया में रहता था, मुंगेरी लाल के सपने जैसा। और आज याद करता हूँ कि मैंने जितना फेंका था उससे ज़्यादा मैंने करके दिखाया। तब मुझे समझ में आया कि यार ये फेंकोलॉजी तो एक बड़ा विज्ञान है, कि जब आप कोई फेंकते हो कि मैं ये करके दिखाऊँगा, तो यूनिवर्स सुन लेता है बोल रहे हो आप। और वो मैनिफेस्ट हो ही जाता है। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ आपने बता रही है। वही, तो मैं सबको फेंकोलॉजिस्ट बनाता हूँ, फेंको यार, क्या क्या एट द मोस्ट क्या होगा, नहीं होगा ना। मर्सिडीज़ लेनी है, फेंको, मैं अगले साल ले रहा हूँ ऐसा। फेंकना तो शुरू करो, क्या हो, लोग हँसेंगे और क्या होगा? मगर हो सकता है कि नहीं, नहीं, एग्री सर, एग्री। मैं कॉलेज में था और वहाँ बोलना शुरू किया, कॉलेज से निकलूँगा, गाड़ी से निकलूँगा, और एक्चुअल में कॉलेज से निकला तो अपनी गाड़ी से निकला। तो वो बोलना शुरू किया, साइकोलॉजी है। तो सबको फेंकोलॉजिस्ट बनाता हूँ। मैं तो कभी-कभी कोई पूछता है आप क्या करता है? मैं बोला प्रोफ़ेसर ऑफ फेंकोलॉजी हूँ मैं। बोले वो क्या होता है? मैं बोला फेंकने का सिखाता हूँ लोगों को। एक बार मैं फ्रैंकफर्ट से आ रहा था, एक आदमी मुझे मिला बात-बात में, बोले पहले पता चला डॉक्टर हूँ। बोले डॉक्टर आप क्या करते हो? बोला मैं हेरा-फेरी करता हूँ। तो वो तो थोड़ा डर गया, अच्छा किस चीज़ की हेरा-फेरी करते हो? बोला नॉलेज की। बोला कैसे? मैं बोला अंग्रेजी किताब में पढ़ता हूँ और गुजराती में और हिंदी में लोगों को सिखाता हूँ और मेरा काम चल जाता है, कि किताब हिंदी में या गुजराती में कोई ख़ास किताबें नहीं आती थी, है ना? तो मैं फ़ॉरेन की किताब पढ़-पढ़ के लोगों को ए माइंड पावर तो मैंने अंग्रेजी किताब में पढ़ा ना, जोसेफ मर्फ़ी में। यस। तो मज़ा आता है और लाइफ़ बिकम्स अ पिकनिक। मेरी लाइफ़ में ऐसा हुआ है कि 7 दिनों में दुनिया के अलग-अलग 7 सिटियों में मैंने नाइट गुज़ारी है।
एक दिन मैं लॉस एंजल्स में था, वहाँ से निकल के ह्यूस्टन आया, दूसरी नाइट ह्यूस्टन में गुजारी, तीसरा मैं अम्स्टरडम आया, वहाँ नाइट गुजारी, चौथे दिन मैं वहाँ गया अम्स्टरडम, फ्रैंक अपना एंटवर्प गया जो डायमंड का मार्केट है, वहाँ से छठे दिन मैं यहाँ पे आया, फिर से अम्स्टरडम आया, वहाँ से फिर मैं बम्बई आया, बम्बई में एक रात गुजारी, फिर अहमदाबाद आया। 8 दिन में 8 अलग दुनिया की सिटी में मैंने ऐसी लाइफ देखी माइंड पर से जो कभी बचपन में पॉसिबल ही नहीं थी। राजकोट से बाहर नहीं निकला था, 15 साल का हुआ तब तक। कार में नहीं बैठा था। पावर ऑफ सबकॉन्शियस। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यार कितनी दुनिया देखने को मिलती है। 3 बार मैं लास वेगास गया। एक और एग्जांपल मैनिफेस्टेशन का, मैं बम्बई में रहता था, लोकल ट्रेन में घूमता था, डंडा पकड़ के सेकंड क्लास में, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं था। और मैं पायलट बनने के बाद मेरा एक दोस्त बना जिन्होंने अपना प्लान, खुद का प्लान लिया, जो मैं सीखा था वही। राजीव गांधी नाम है, अहमदाबाद में रहता है। बोले डॉक्टर कहाँ पे हो? मैं बोला बम्बई में हूँ। बोले मैंने नया प्लान लिया है, ट्राई करोगे? मैं बोला हाँ बिल्कुल करूँगा, मेरा वहाँ प्रोग्राम चल रहा था। बोले मैं पायलट से बात करवा देता हूँ, नंबर भेजता हूँ। तो विला पार्ले में जो जूहू में एयरपोर्ट है ना, बोले वहाँ पहुँच जाओ पायलट से बात करके। और फिर मैं उनके साथ बैठा और विला पार्ले के ऊपर उड़ा हुआ, रेलवे लाइन के ऊपर। तो सोचा यार जीतू भाई क्या मज़ा आ गया, तुम यहाँ थर्ड क्लास में डंडा पकड़ के दूसरे पसीने खाते खाते घूमते थे, अब यही सिटी के ऊपर तुम अपना प्लेन लेके उड़ रहे हैं, अपना यानी खुद उड़ा के घूम रहे हैं, अपनी मर्जी से विला पार्ले जू के ऊपर उड़ा रहे हैं। तब मुझे याद है कि दिस इज़ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। यस, तो ये तो आपके साथ बहुत कुछ हुआ ही है। कोई एक ऐसी एग्जांपल जो किसी और के साथ आपने होते हुए देखी आप ही के नोन में? आप सारे आप मुझे शेयर भी कर रहे थे जब हम मिले तो। सबसे पहली बात, तब इतना मैन पावर जानता भी नहीं था। मेरा छोटा भाई हसमुख अढ़िया जिसका नाम है, मेरे से 8 साल छोटा है। मैं एमबीबीएस होने के बाद जब ये शुरू में लाइफ शुरू की, तब उसने मैट्रिक पास किया था, उसको भी डॉक्टर बनना था। तो तब मुझे पता चला कि आईएएस बनना अच्छा है डॉक्टर से ज़्यादा। तो मैंने उनको समझाया कि आईएएस बन जा। बोला कैसे बनूंगा? बोला मैं ढूंढता हूँ कैसे बनते हैं। बोले ठीक है बनूंगा। फिर मैंने बोला तब मुझे ऐसे इंट्यूशन आया, बोला हसमुख एक काम कर, वो हॉस्टल में रहता था अहमदाबाद में, और तेरे दरवाजे के ऊपर हॉस्टल के रूम के ऊपर नाम के नीचे आईएएस ऑफिसर लिखना शुरू कर। तो पहले तो नहीं माना कि मैं तो बना नहीं हूँ, लिखूंगा तो गुनाह है, इलीगल है। मतलब कुछ नहीं है, तू तेरे लिए लिख रहा है, लोगों को बताने के लिए नहीं। क्योंकि तू जितनी बार एंटर करेगा ना, इतनी बार तेरे माइंड में हैमर होगा। और सबकॉन्शियस माइंड का एक सिद्धांत है, नज़र के सामने जिगर के पास, तो कंटिन्यूसली नज़र के सामने रहेगा। तो उसने मेरी बात मानी, मेरे पास फ़ोटो है, उसने मुझे निकाल के दिया, उसने मेरी बात मानी। बीकॉम पास किया, 1.5 साल के बाद उसने आईएएस की एग्ज़ाम दी। 22 साल की उम्र में फर्स्ट ट्रायल में उसने आईएएस पास किया, और गुजराती मीडियम में पढ़ा हुआ, और आईएएस इंग्लिश मीडियम में दिया, जबकि उनका इंग्लिश अच्छा नहीं था, और फर्स्ट टाइम में पास किया। 38 ईयर्स गुजरात गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट में काम किया। खास तो नरेंद्र मोदी के साथ 18 साल 1 to 1 काम किया। आज भी नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं, रिटायर होने के बाद भी। अब ये सब इसलिए हुआ कि उसने मेरी बात मानी। जब मुझे लिटिल नॉलेज था माइंड पावर का, मैं 40-45 साल पहले की बात करता हूँ। इसके बाद तो मैंने कितनी किताबें पढ़ी, कितने लोगों को मिला, कितना ये किया, सब कुछ है। अब सऊदी भाई थोड़ा क्या है, 200-300 करोड़ का काम था, 2 अरब का काम है उनका। और उनकी खुद की एयरलाइंस है, वेंचुरा एयरलाइंस उनकी है। देख लो, 4 किताब पढ़ा हुआ है। दुनिया को कहता है कि डॉक्टर अढ़िया की वजह से मैं ये सब कुछ ये कर रहा हूँ अभी। तो ये सब, ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल है कि जिनकी जीवन बदल गई है, ऐसा। तो मैं तो ये कहता हूँ, मुझे तो पूरा विश्वास है, मेरे जीवन में रिजल्ट है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड को समझोगे, इस्तेमाल करोगे, तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। स्ट्रगल से निकल जाओगे। जो आपके हक में है, जो आप मेहनत से करते हैं, जो आप सोच समझ के करते हैं, वो आपको सब कुछ मिलेगा। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड से ही एक्टिवेट होता है। आपने जो भी सपने देखे, जो भी पिक्चर सबकॉन्शियस माइंड को दिए, जो शब्द दिए, जो फीलिंग दी, सबकॉन्शियस माइंड उससे प्रोग्राम हो जाता है, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है, और वो आपके जीवन में घटना बनती है। तो ये इससे हमारे माइंड से अभी आपने बताया जो सक्सेस है, जो कुछ गोल्स अचीव कर रहे हैं, तो क्या इसके अलावा हम अपने हेल्थ में और रिलेशंस के अंदर भी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं इसको रिप्रोग्राम करके? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेरी हेल्थ को देखिए, मैं कितना घंटा काम करता रहता हूँ, इतना अभी भी ट्रैवलिंग करता हूँ, 75 ईयर्स में कोई मानेगा ही नहीं। दौड़ के स्टेज पे जाता हूँ। ये मैंने हेल्थ में भी यूज़ किया है। एजलेस बॉडी बनाने में देखिए, हमारी 3 टाइप की एज होती है। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको कैलेंडर एज कहेंगे, जो बर्थ डेट के हिसाब से होती है। तो बर्थ डेट के हिसाब से मेरी 75 ईयर्स की एज है। एक होती है हमारी मेंटल एज, हम अपने आप को कैसा फ़ील करते हैं, उसको बोलते हैं मेंटल एज। और तीसरी होती है बायोलॉजिकल एज, हम कितनी एज के दिखते हैं। अब कोई मुझे 75 का तो मांगते नहीं है, फिर किसी को पूछो तो 50 से लेके
60 तक ही लेके जाता है। नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुझे पूछा, हमारे दोनों भाइयों में, जबकि मेरा भाई मेरे से 8 साल छोटा है। जब सीएम थे तब एक बार उन्होंने ही मेरा प्रोग्राम रखा था स्टाफ के लिए, तब मुझे बोला कि हसमुख और आप में कौन बड़ा है? मैं बोला आप बताओ। बोला हसमुख लगता है। बोला नहीं, मैं बड़ा हूँ। तो ही वो सरप्राइज कि आप उससे बड़े हो, क्योंकि मैं एजलेस लगता हूँ ऐसा। तो ये हमारी बायोलॉजिकल एक एज होती है, और साइंस ये कहता है कि जो आपकी मेंटल एज है उसको बायोलॉजिकल एज फॉलो करती है। जितना आप यंग ये होगे, फील करोगे, उतना आप यंग रहोगे। और आज ब्रूस लिप्टन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ करके। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेल बायोलॉजिस्ट है और प्रोफेसर है। तो उन्होंने ये लिखी है, वो कहता है कि वी कैन चेंज द जेनेटिक स्ट्रक्चर बाय बिलीफ ओनली। हाँ, उसने प्रतिपाद किया है, प्रूव किया है कि सिर्फ बिलीफ से हम ये चेंज कर सकते हैं। और ये भी हमारी बिलीफ है कि इतनी उम्र में हम बूढ़े हो जाते हैं। चैलेंज दैट बिलीफ। ज़रूरी नहीं है कि इतनी एज में 60 के बाद हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाए, ये नहीं होता है। ये नया विज्ञान है, इसलिए अभी उसके ऊपर भी मेरी किताब आ रही है एजलेस बॉडी के ऊपर, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड से हम बायोलॉजी कैसे चेंज कर सकते हैं। क्या है उस किताब के अंदर? एजलेस बॉडी, हाउ टू लुक यंगर एंड लिव लॉन्गर, ऐसा किताब का नाम है। अभी अगले महीने आ रही है वो। ओके, तो थोड़ा-सा कुछ बता दीजिए उससे। तुमने वही बोला, यू हैव टू चेंज द बिलीफ, लाइफस्टाइल पूरी चेंज करनी है। उसमें मेन विजुअलाइजेशन, बिलीफ, हमारी पूरी लाइफस्टाइल आती है उसके अंदर। तो ये होता है पूरा, उसमें प्राणायाम, योगा, ये भी सब कुछ आएगा, और काफ़ी साइकोलॉजिकल भी आएगा। तो बहुत कुछ ये होने वाला है। कि आजकल सबको यंग रहना है, इसलिए इतना कॉस्मेटिक में खर्चा करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। वो इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेचुरली यंग रखोगे, कोई भी कपड़ा पहना यंग ही लगोगे। बहुत ज़रूरी है आजकल ऐसा। तो जब हम बात करें जैसे एजलेस बॉडी की हम बात करें, तो एजलेस बॉडी का मतलब है ज़्यादा लंबी आयु? दोनों, एजलेस बॉडी होगी तो ऑफकोर्स आप लंबा जियोगे। तो एक किताब का नाम ही हमने ये रखा है, हाउ टू लुक यंगर एंड लिव लॉन्गर। दोनों आते हैं साथ में, कि जो प्रिंसिपल हम यंगर बनने के लिए रहेंगे वही लंबा रखेगा हमें, ऐसा होता है। और अभी 120 साल के तो बहुत सारे लोग यहाँ जीते हैं। मेरे एक फ्रेंड के अंकल है, अभी 122 साल के, अभी जिंदा है गुजरात के अंदर। बहुत ऐसे है, 156 का अभी तक का रिकॉर्ड है जो जिंदा रहे ऐसा, है ना। तो ये सब पॉसिबल, अगर ये विज्ञान को हमने समझ लिया और उसको लाइफ में प्रैक्टिकल में लाया, तो सिर्फ थॉटफुल थिंकिंग से नहीं होगा उनको, यानी विशफुल थिंकिंग से नहीं होगा, आपको कुछ करना भी पड़ेगा। तो ये सब बातें हमने लिखी है, तो इससे और प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं हम, एजलेस बॉडी कैसे रखने का 2 दिन का प्रोग्राम प्लान किया हमने, जिसमें प्रैक्टिकल सिखाएंगे उनकी, पूरा रीप्रोग्रामिंग कर देंगे, माइंड का रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा उसका। तो हमारा माइंड, बॉडी मतलब जो डिज़ीज़ क्रिएट करता है, वो थॉट से, विचारों से, बिलीफ से ठीक भी हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कितने सारे बीमारी, नॉर्मल कजिन करके एक आदमी हैं, जिन्होंने किताब, जो राम वर्मा साहब भी जिक्र करते हैं, ये एनाटॉमी ऑफ इलनेस करके किताब है। उसको डायग्नोसिस हुआ था कि तू 6 महीने में मर जाएगा। वो 27 साल जिए, 27 ईयर्स आफ्टर डॉक्टर, ये कि 27 ईयर जिए। नॉर्मन कजिन, जिन्होंने किताब लिखी है एनाटॉमी ऑफ हीलिंग करके। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। हमारे अहमदाबाद में एक डॉक्टर सुधीर शाह करके न्यूरोलॉजिस्ट है, पद्मश्री है, बहुत सारी न्यूरोलॉजी की किताबें लिखी है जो हम पढ़ते थे। मेरे अच्छे दोस्त थे, मेरे प्रोग्राम में आके एक बार उसने पूरा इंटरव्यू दिया था। वो भी जब फाइनल एमबीबी में थे, तब उनके सीनियर डॉक्टरों ने बोल दिया था कि तुम 6 महीने से ज़्यादा नहीं जियोगे। उनको ऐसी बीमारी थी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। करवट नहीं बदल सकते थे, बेड में सीधे ही सोते रहते थे, और डॉक्टरों ने 6 महीने का टाइम दे दिया था। उन्होंने पावर ऑफ इंटेंशन क्रिएट किया। एक बार आधी रात को उठ के ज़बरदस्त सबकॉन्शियस माइंड को बोलना कि मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ, अगर तुम ये मुझे हेल्प करना चाहते हो तो मुझे ज़िंदा रखो, ऐसा बोला। और दूसरे दिन से उनके लाइफ में चेंज आने लगा। आज इस बात को 30-35 साल हो गए, पूरी दुनिया घूमे, इतनी डिग्री ली, न्यूरोलॉजी की किताब लिखी, आज रोज़ 16 घंटा काम करते हैं अहमदाबाद में। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर शाह, पद्मश्री है, गूगल करके देखिए। तो देखिए, पावर ऑफ इंटेंशन ने उनको ठीक कर दिया। कितने सारे एग्जांपल्स है ऐसे कि अपनी कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते। शुड बी पॉसिबल। ऐसे शायद प्लेसिबो इफेक्ट से भी यही प्रूफ होता है। हाँ, ब्रूस लिप्टन ही प्लेसेबो इफेक्ट की काफ़ी बात करते हैं। तो अच्छा, एक और भी किताब है कैंसर के ऊपर है, जो लव मेडिसिन एंड मिराकल किताब है, बार्नी सीगल ने लिखी है। वो कैंसर सर्जन है, फिर भी उसने कहा है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में लव का 90% रोल है, मेडिसिन का 10%। तो लव का 90% रोल है। हाँ, एंड मेडिसिन का 10% है, ओके। ऐसा है। तो पहले मानते थे लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, अभी रियल ये है कि लव इज द बेस्ट मेडिसिन। लव कैन क्रिएट मिराकल। इसके ऊपर भी बुक है,
लव एंड सर्वाइवल करके बुक है, डीन ऑर्निस की किताब है। आजकल जैसे देखें रिलेशनशिप में लव तो लोगों के बीच में खत्म होते चले जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और ये आजकल की ऐसी बीमारियां जो जीवन भर का साथ देती है, जाती नहीं है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सभी चीज़ की बीमारियां, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्या क्या बीमारियां हो रही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लव। मतलब अगर रिलेशंस हमारे अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट होती है उसके ऊपर हेल्थ की बहुत। जितना स्ट्रेसफुल ये हमारी लाइफ रहेगी उतनी बीमारियां ज़्यादा रहेगी। हम जब मेडिकल में पढ़ते थे आज से 50 साल पहले, तो हमको ये सिखाया जाता था कि 10% डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक। साइको यानी माइंड एंड सोमा यानी बॉडी। मगर मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि 100% डिजीज आर साइकोसोमेटिक, इंक्लूडिंग कोरोना एंड कैंसर। एवरीथिंग इज साइकोसोमेटिक। मतलब और पहले दवाई के पीछे भाग रहे हैं, इसके तो समझ ही नहीं रहे। तो ये एजलेस बॉडी में हम सब लिखने वाले हैं ये सब चीज़ें। तो कोई रिलेशन के ऊपर भी आपकी बुक है सर? हाँ, मेरी जैसे प्रेरणा का झरना है, ऐसा स्नेह का झरना करके किताब है। अब जैसे हम फाइनेंशियल बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं सब लोग, कि बैंक में गए, हमने अकाउंट खोला, कुछ डिपॉजिट डाला, कभी विड्रॉ किया, डिपॉजिट डाला, विड्रॉ किया, बैलेंस होता है, बैलेंस चेक करते रहते हैं। बैलेंस बढ़ता है तो हमारा फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वैसा ही एक रिलेशनशिप का अकाउंट चलता है जो अदृश्य रहता है दो इंसानों के बीच में। जैसे आज हमारी पहली बार पहचान हुई, तो आज हमारा नया अकाउंट खुला है, ठीक है। अब इसमें हम जितना डिपॉजिट करेंगे इतना हमारा रिलेशनशिप का बैलेंस बढ़ेगा, ट्रस्ट का बैलेंस बढ़ेगा। और जितना ट्रस्ट का बैलेंस ज़्यादा उतना प्रेम ज़्यादा। ये सिंपल बात है। तो इसमें जमा उधार क्या होता है? पैसे से नहीं होता है, हमारा एक्शन एंड वर्ड से होता है। मैं जो आपसे बात करूंगा, जो बिहेव करूंगा, आज मैं वापस जाऊंगा तब तक मैं या डिपॉजिट करके गया होगा या विड्रॉल करके गया होगा। अगली बार हम मिलेंगे, आप मुझे क्या रिस्पॉन्स देंगे वो डिपेंड करेगा कि मैं कितना बैलेंस करके गया हूँ। अगर अच्छा बैलेंस करके गया हूँ और आपको पता चला कि मैं दिल्ली आया हूँ, आप मुझे फ़ोन करोगे, मिलोगे, फिर से इनवाइट करोगे। मगर मेरा कुछ एक्शन ऐसा रहा जो विड्रॉल बन जाता है, तो आप मुझे बुलाओगे भी नहीं, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाओगे। कम्युनिकेशन कोऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू पीपल। तो ऐसा ये होता है। इसकी वजह से रिलेशनशिप टिकती है। एंड लव इज़ द ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ लव। जब हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रस्ट ही नहीं रहा तो कभी लव हो ही नहीं सकता। भाई भाई में ट्रस्ट नहीं रहा तो लव हो ही नहीं सकता। बाप बेटे में ट्रस्ट नहीं रहा तो लव हो ही नहीं सकता है। तो ट्रस्ट का बैलेंस बढ़ाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। वो बैंक बैलेंस तो इतना काम नहीं आएगा, एक एक मिनट पे काम नहीं आता है। ये जो रिलेशनशिप का जो ट्रस्ट का बैलेंस है इमोशनल बैंक अकाउंट का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसके बारे में लोग अवेयरनेस आ जाए तो इतने रिलेशनशिप के इश्यू नहीं होते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं, हम बड़े बड़े फैमिली में देखते हैं। बाप बेटे का रेमंड में आपने देखा है, भाई भाई का आपने रिलायंस में देखा है, हस्बैंड वाइफ का राजेश खन्ना और डिम्पल कापड़िया में देखा है। ये तो बड़े नाम हैं, मगर घर घर में आजकल ये इश्यू है। और ये स्ट्रेस क्रिएट करता है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही। और ये स्ट्रेस ये बड़ी बड़ी बीमारियों को लाता है, एंग्जाइटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आता है, ये सभी लाता है। कोई एक टिप आप दे सकते हो इसमें, जल्दी से क्विक टिप रिलेशन? बोल रहा हूँ कि आप रिलेशनशिप को अच्छा, अभी हार्वर्ड में एक स्टडी हुआ है, गौर कर लेना कि हार्वर्ड स्टडी ऑन एडल्ट डेवलपमेंट, 85 ईयर्स ये स्टडी चली है, 85 साल के हैप्पीनेस कैसे मिलती है। और 85 ईयर्स का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टडी कहता है कि सबसे अच्छा हैप्पीनेस रिलेशनशिप से मिलता है, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप से। जहाँ सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है वहीं सब हम कुछ नहीं फोकस करते हैं। 85 ईयर जो रिसर्च चली है, गूगल के ऊपर सब कुछ है, ये देख लो। ये कहती है कि सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप से। और वी डोंट बॉदर अबाउट क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, तभी तो बाय बाय सामने कोर्ट में जाते हैं, बाय बाय का खून भी कर देता है। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप की हमें फिक्र ही नहीं है। हैप्पीनेस हम पैसे में ढूंढते हैं, गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। और नहीं, मैं इसलिए तो सब लोग दुखी है। मेरा तो 50 साल से पब्लिक फील्ड में हूँ मैं, 75 में डॉक्टर बना है, 50 साल हो गए। एज ए डॉक्टर भी मैं लोगों के बीच में काम करता था, अभी एज ए ट्रेनर भी कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि हर घर में रिलेशनशिप के इश्यूज है, हर घर में। हार्डली कोई मिलता है 1% या 2% में जहाँ सभी लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। बाकी सभी घर में रिलेशन। क्या फॉलो करते हैं वो 1% लोग जो वो प्यार से रहते हैं, जो बाकी भी फॉलो कर सकते हैं? हाँ, पर सकता है, प्यार से रह पाए। इसका दो कारण है। पहले तो उसको पता नहीं कि हैप्पीनेस इसमें मिलती है। दूसरा है कि उनको हैप्पीनेस का ये रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस ही पता नहीं है। तीसरा, उनको ये पता नहीं है कि रिलेशनशिप कैसे बनती है। तो अगर ये इमोशनल बैंक अकाउंट के बारे में समझ लें
और डिपॉजिट करना चालू रखे। और सबके साथ अलग होती है, आपके साथ अलग रिलेशनशिप के अकाउंट स्टार्ट हुआ, इनके साथ अलग हुआ है। हो सकता है मेरा डिपॉजिट आप में हो ज़्यादा हो, आपका कम हो, या उल्टा भी हो सकता है मेरा कम हो और आपका ज़्यादा हो। तो ये टू वे चलता है। मेरा मेरी वाइफ के साथ एक अकाउंट चलता है, दो। मेरा मेरी वाइफ में बैलेंस कितना है और उसका मेरी वाइफ में क्या है। अब मेरा विड्रॉल चलता रहे और माइनस में चला जाए तो मेरी वाइफ घर में से चली जाएगी या मुझे डाइवोर्स दे देगी, है। मतलब डिपॉजिट ज़्यादा करना है। हाँ, ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा आप बैलेंस बढ़ाओगे इमोशनल बैंक अकाउंट में, इतना आपका प्यार बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, ट्रस्ट का लेवल बढ़ेगा, ये सब कुछ बढ़ेगा, अगर इसमें डिपॉज़िट करोगे। आपसे एक सवाल पूछना है। आजकल आई डोंट नो आपको अवेयर हैं कि नहीं, आजकल बहुत न्यूज़ के अंदर मतलब जितने भी मेल्स हैं उनके अंदर बड़ा खौफ है, राइट? नीले ड्रम को देखकर। तो आजकल आज आप अवेयर नहीं है। एक्चुअली क्या आजकल बहुत सारी न्यूज़ इस तरीके से हैं और कि लड़कियां शादी करती हैं और कुछ समय बाद डाइवोर्स दे देती हैं और पैसा लेके चलिए, जैसे क्रिकेटर्स के साथ भी होता है। हाँ, या फिर इस तरीके से हो रहा है कि लाइक पहले से किसी से रिलेशनशिप में है, शादी किसी और से हो गई है और उसका लाइक दोनों ने मिलके उसका मर्डर कर दिया है, इस तरीके की चीज़। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा मतलब बहुत कॉमन सा सुनने को मिलता है। इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं ये चीज़ों का, इसकी वजह से होता है। मैंने तो ऐसा सुना, अभी गूगल करो ना, 30% डाइवोर्स रेट है इंडिया में। 30%, हाँ, और बढ़ता जा रहा है ग्राफ। अच्छा, मैं ब्रेकअप के बारे में स्टडी किया, यंगस्टर मेरे साथ काम करते हैं ना, पूछा, बोले साहब 85% यंगस्टर को बिफोर मैरिज ब्रेकअप का इश्यूज़ है। और ये ब्रेकअप की वजह से डिप्रेशन से लेके सुसाइड से लेके सब चीज़ होता है। अब मैरिज के पहले रिलेशनशिप बनते हैं और ब्रेकअप करते रहते हैं। मैंने ऐसे एग्जांपल सुने, आज शादी किया दूसरे दिन से डाइवोर्स की बात चालू हो गई। 8 दिन के बाद तो बहुत किस्से सुने। ये नेक्स्ट डे होता है, देखिए। तो रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस समझता नहीं है, इसलिए ये सब दुख आते हैं। इसकी वजह से बीमारियाँ आती है और लोग ये तो समझते ही नहीं हैं, उनको तो मज़ा चाहिए। मैंने तो ये तक सुना अहमदाबाद में कि ब्रेकअप की पार्टी हुआ करती है। यानी 2 लड़के-लड़कियाँ कुछ टाइम तक रिलेशनशिप में रहे, फिर डिसाइड करते हैं अभी हम ब्रेकअप करते हैं म्यूचुअली। फिर दोस्तों को बुला के पार्टी करते हैं कि आज के बाद हम सिर्फ फ्रेंड रहेंगे, हमारा रिलेशनशिप खत्म, एंड दे सेलिब्रेट ब्रेकअप। अब यहाँ तक लोग पहुँच गए, तो उनको इमोशनल इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा है। तो इसकी वजह से अब समाज बहुत गलत तरफ है जा रहा है ऐसा। आगे जाके देखोगे कि बहुत इश्यूज़ होंगे ऐसा। और बच्चों की क्या हालत होती है, राइट। ऐसा। और जिनके डाइवर्ट नहीं हो उनका भी ऐसा नहीं है कि वो बाकी के लोग सुखी है। उनके झगड़े भी डेली होते रहते हैं। मैं कितने घरों में जाके देखता हूँ हस्बैंड वाइफ के, बच्चे देखते रहते हैं, बेचारे सहन करते रहते हैं, ये होता है। राइट। तो जो 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 बच्चा है उस पे गलत इंप्रेशन कहीं न कहीं पड़ता बहुत गलत इंप्रेशन होता है। मैं मेरे प्रोग्राम में पूछता हूँ पेरेंट्स को, बड़े को, कि आप अपने बच्चे को सबसे प्रीशियस गिफ्ट देना चाहोगे तो क्या दोगे? फ़ेरारी कार, आईफ़ोन क्या दोगे? तो सब बोलेंगे संस्कार। मैं बोला कैसे संस्कार दोगे? तो बोले अच्छी स्कूल में पढ़ाओ, अच्छी बातें करो। बोला नहीं, सबसे बड़ी गिफ्ट जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे और बच्चा देखेगा कि मेरे पेरेंट्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार से रहते हैं, उनकी जो पॉजिटिव इफेक्ट उसके ऊपर आएगी ना, वो सबसे बड़ी उनके लिए गिफ्ट है। और बच्चे के सामने या बच्चे के पीछे हस्बैंड वाइफ झगड़ते रहेंगे, फादर मदर, उसकी जो पॉइजनस इफेक्ट आएगी ना, दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। और आजकल यही हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे को के मेरे पास बच्चे काउंसलिंग के आते हैं, रोते हैं, बोलते हैं हमें घर छोड़ के भाग जाना है, हमें मर जाना है। क्यों? पेरेंट्स झगड़ते रहते हैं, हमें डांटते रहते हैं, हमें बोलते हैं तुमको क्यों पैदा किया, अफसोस करते हैं हमारे सामने। कितना बुरा लगता होगा कि हमें बोले तुमको पैदा करके हमने गलती कर दी, ऐसा बोलते हैं, ऐसा है ना। ऐसे मैंने बच्चे आके मेरे पास कहते हैं। तो मैंने तो एक उसके ऊपर इकरार करके किताब लिखी है, कन्फेशन, कि बच्चे का जो हम नुकसान कर रहे हैं। और मेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हमारे बच्चे का सबसे ज़्यादा नुकसान हम यानी पेरेंट्स करते हैं। सुबह से शाम तक टोकते ही रहते हैं, कोई पॉजिटिव बात नहीं करते, ये मत कर, वो मत कर, तू ये वो किसी काम का नहीं है, तेरे दिमाग में भूसा भरा है तो वो निकम्मा बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान ये करते हैं। तो वो इकरार किताब में मैंने बताया है कि ये नुकसान उसको सुसाइड तक लेके जाएगा। और अभी आपको रियलाइज़ होता है तो इकरारनामा लिखो, कन्फेशन लेटर लिखो बच्चों के ऊपर, कि मैंने क्या गलती की है और मैं अभी इसको सुधारने की प्रॉमिस करता हूँ। तभी वो नुकसान से बच सकते हैं। उसकी जगह करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? ये जो बोल रहे हैं दिन भर। सिंपल दिया है, सिंपल इकरार लेटर, कन्फेशन लेटर दिया है कि अपने बेटे या बेटी को, और बहुत सारे लोगों ने फॉलो भी किया, जिन्होंने रियलाइज़ किया अपने बेटे और बेटी के लिए इकरारनामा लिख के दिया। मैंने मेरे बेटे को एक बार लिख के दिया था, ईमेल भेजा था, वो तो अमेरिका में रहते हैं।
तो कन्फेशन लेटर लिखो कि मैंने क्या क्या गलती की तुम्हारे साथ में, तभी ये ठीक हो सकता है। और दिन भर में जो नेगेटिव बोल रहे हैं उसके लिए उसको पॉजिटिव बोलना शुरू। वो जो टोंटिंग करके नेगिंग कर करके उनको ख़राब किया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ज़बरदस्त एग्जांपल मैं कभी नहीं भूलूंगा। टाइम है ना हमारे पास? यस। मेरा इनकम टैक्स कमिश्नरों के लिए प्रोग्राम था अहमदाबाद में, और मैं तो गया। मैं बोला इनकम टैक्स कमिश्नर से तो दोस्ती रखनी चाहिए। गया तो 20-25 IRS एकेडमी है वहाँ के, तो वहाँ पे सब लोग आए। मैं इनकम टैक्स ऑफिस में ही था, सब लोग सुन रहे थे। एक लेडी थी, वो मेरी हर बात पे आर्ग्यूमेंट कर रही थी। माइंड पावर का ही था, विजिलेंस के ऊपर, एफर्मेशन के ऊपर, आई डोंट बिलीव इट। और वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, इनकम टैक्स कमिश्नर की वाइफ थी। अब उनका हस्बैंड भी बैठा था, तो मैं उनको ज़्यादा तो गुस्सा नहीं कर सकता, कि सेटअप तो नहीं कह सकता हूँ। मैं सुनता रहा, वो यू बिलोंग टू दिल्ली। मैं सुनता रहा चुपचाप। उनका हस्बैंड अनकंफर्टेबल फील कर रहा था कि मेरी वाइफ डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, नॉनसेंस सवाल पूछ रही है, आर्ग्यू कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैं चला आया। अच्छा, मैंने सबको प्रेरणा का जनक गिफ्ट दिया, किताब, सबने लिया, उसने हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मेरी एक बात से भी एग्री नहीं हुई। उसके हस्बैंड ने देखा, कहा कोई बात नहीं। 8 दिन के बाद वो इनकम टैक्स कमिश्नर का मुझे फ़ोन आया, डॉक्टर अडिया कॉन्ग्रेचुलेसन। बोला क्या हो गया? बोले मेरी वाइफ ने आपकी किताब मंगवाई है। तो मैंने भेजी, मेरे घर से नज़दीक रहते थे। फिर 8 दिन के बाद फ़ोन आया, दूसरा कांग्रेचुलेशन। मैं बोला क्या हुआ? बोले वो आपको डिनर पे इनवाइट कर रही है मेरी वाइफ, वो किताब पढ़ के। बोला ठीक है, घर के पास था और इनकम टैक्स कमिश्नर घर पे बुलाते हैं डिनर पे, तो अच्छी बात है। मैं तो गया। गया तो मेरा स्वागत हुआ डिनर के लिए। दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे थे। थोड़ी देर में 2 टीनेजर बच्चों को बुलाया, मिलो डॉक्टर अडिया, इतने बड़े ट्रेनर है, इतने बड़े लेखक है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर थोड़ी देर में देखता रहा, बातें करता रहा। तो मैंने देखा कि बच्चे का हस्बैंड फादर मदर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था, हर चीज़ में काउंटर एक्ट कर रहे थे, ऐसा इनसल्टिंग वे में। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चे चल गए। फिर वो वाइफ बोलती है, देखा डॉक्टर अडिया, हमने क्या पाप किया है कि ये बच्चे हमारे सामने ऐसा बिहेव करते हैं, आप किसको समझाओगे? तो फिर मुझे सब बात समझ में आ गई कि ये कोई प्यार का डिनर नहीं है, घर में बुला के फ्री काउंसलिंग करने का ये स्कैंडल है पूरा। तो मैं समझ गया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर मैंने वो लेडी को बोला, मैडम मुझे बच्चों को कुछ नहीं समझा, मुझे आपको समझाना है। आपका उनके तरफ बिहेवियर गलत है, इसलिए वो ऐसे बन चुके हैं। आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। उसको एकदम झटका लगा। मुझे बता रहा है, मैं पीडियाट्रिशियन डॉक्टर, मुझे बता रहा है मुझे बच्चों को कैसे रखना है। तो थोड़ी देर आर्ग्यूमेंट की, बाद में डिनर का टाइम हो गया, मैंने डिनर कर लिया, वापस आ गया। उसके बाद इस बात को आज 20 साल हो गया, कोई फ़ोन नहीं, कुछ मैसेज नहीं, क्योंकि वो चाह रही थी, वो हुआ ही नहीं। वो चाहती थी कि मैं बच्चों को समझाऊँ, मैं तो माँ को समझाने को बैठ गया, जो मुझे सही लगा वही, चाहे कोई भी हो, बता दिया। फिर उसके 8-10 साल के बाद में फिर मेरे काम से के लिए एक इनकम टैक्स कमिश्नर चोपड़ा साहब थे, उनका वो मेरे से काफ़ी दोस्ती हो गई थी। बैठ के बात कर रहा था, तो सबको याद कर रहे थे, वो साहब कहाँ पे? वो तो ट्रांसफरेबल होते हैं ना, तभी इनका ज़िक्र किया जो नाम था उसका। अरे बोले अड़िया साहब उनके साथ तो बहुत ट्रेजेडी हो गई। मतलब क्या हुआ? तो बोले दिल्ली ट्रांसफ़र आ गया और उसका एक 18 साल का बच्चा था, वो पैरालिसिस में, और दुनिया का कोई डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा। कोई अभी तक उसका डायग्नोसिस ही नहीं हुआ, 2 साल से पैरालिसिस में पड़ा है वो। इकलौता बेटा था उनका, एक बेटी और एक बेटा था। तब मुझे पूरी बात समझ में गई कि माँ का कारनामा है, ये माँ की वजह से हुआ है। और अनइंटेंशनली हुआ होगा हाँ, ऑब्वियसली। इंटेंशन तो अच्छा रहता है, हाँ, मेथड गलत होता मेथड गलत होती है। है। इंटेंशन तो हर माँ-बाप को बच्चे को अच्छा करने का ही होता है, मेथड उनको पता नहीं है, गलत मेथड किया। अब जभी भी कोई बच्चे को नेगेटिव कमांड मिलता है, नेगिंग होता है, तो अपने डिफेंसेस क्रिएट करते हैं। फिजिकल डिफेंसेस, इमोशनल डिफेंसेस, साइकोलॉजिकल डिफेंसेस, ऐसा होता है। तो साइकोलॉजिकल में क्या करता है, वो आर्ग्यू करता है। इमोशनल में क्या करता है, वो डिप्रेशन में चले जाता है, माँ-बाप से बात नहीं करता है। फिजिकल डिपेंड में क्या होता है, शरीर में बीमारी से मैनिफेस्ट होता है, बदला तो ऐसे ले नहीं सकता। तो ये बच्चे की बॉडी ने ऐसी बीमारी पैदा की कि ज़िंदगी भर माँ-बाप को उसका पनिशमेंट मिले, है? मैंने ऐसे-ऐसे केस देखे हैं, और मैं तो स्ट्रांगली मानता हूँ कि उसकी मदर उसकी कारण थी, क्योंकि इतना नेगिंग करती थी, इतना नेगिंग करती थी कि सोच भी, मैं तो दया आ गया वहीं पे, ऐसा। और मैंने बहुत घरों में देखा है। यस, बहुत करो। मतलब माइंड इतना पावरफुल है कि इससे आप कुछ अचीव भी कर सकते हो, हेल्थ भी अच्छी कर सकते हो, पेरेंटिंग रिलेशन जीवन बिगाड़ भी सकते हो। तो फाइनली मतलब इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, मनी सुख का कारण और दुःख का कारण है। कहीं गीता में और कहीं लिखा है ना, तो ये तो रीज़न है इसका, सुख-दुःख का कारण वहीं पे है। यस। तो ये पॉडकास्ट के माध्यम से हमें ये तो माइंड की पावर जाते-जाते बस एक कुछ लाइनों में ये बता दें कि कैसे हम अपने माइंड की पावर को इंक्रीज़ करें, माइंड को अच्छा रखें, हेल्दी रखें,
क्या चीज़ें हैं जो हम माइंड को पावरफुल बना के अपने सबकॉन्शियस से देखिए, सबसे पहली बात तो पैसे के पीछे मत भागिए, हैप्पीनेस के पीछे भागिए। आपका गोल हैप्पीनेस होना चाहिए और हैप्पीनेस तब मिलेगी जब आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल चारों दिशा का गोल रहेगा। वो चारों दिशा में गोल अचीव करने के लिए आप मेहनत करें। मेहनत करने के पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्वॉल्व करें। आप पेपर पे कुछ लिखिए, जिसको हम विजन बोर्ड कहते हैं, विजन बोर्ड बनाइए, विजन वीडियो बनाइए, दीवार पे लगाइए, डेली उसको देखिए, यानी विजुलाइज करते रहे। सीधा सिद्धांत है, नज़र के सामने, जिगर के पास। विजुलाइज करिए, एक्सपेक्ट करिए। माइंड पावर का एक सिद्धांत है, व्हाट यू एक्सपेक्ट इट हैपन, एक्सपेक्टेंसी। एफर्मेशन का यूज़ करिए और जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपको हाथ में लेके नहीं दे देगी, वो पाने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। आपको वो इंडिकेशन देगी, इंट्यूशन के जरिए, ड्रीम के जरिए। आपको वो अपॉर्चुनिटी को पहचानना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है, रिजल्ट मिलेगा। सुखी होने का, सफल होने का ये सिंपल शॉर्टकट है। और इससे भी एक, जो चीज़ आपके ब्रेन में बार 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 घूमती रहेगी ना, वो आपके जीवन में ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। जो भी एक गोल डिसाइड कर लीजिए जो आपके लिए बहुत अहम है, जब फ्री हो तब उसके बारे में ही सोचिए। तो माइंड को इतना चार्ज कर दीजिए कि इतना मैग्नेट बन जाए कि वो आपके जीवन में हकीकत बनेगी। चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो, सक्सेस हो, कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने को, जो भी है, बार बार उसके बारे में ही सोचो। ये एक विज्ञान है। तो दर्शकों को यही कहूँगा कि माइंड पावर को सीखिए, समझिए, अपने सपने पूरे करिए और जब सपने पूरे हो जाए तो हम लोगों को बताइए कि आपने क्या किया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, इट वाज़ वंडरफुल हैविंग यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।